हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू शिक्षण क्लासेस यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम बात करेंगे रेलवे जीडीसी क्वेश्चंस पेपर के बारे में, जो कि आरआरसी कोलकाता यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे से है। अभी हाल ही में आरआरसी एसईआर के द्वारा जीडीसी एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, जो कि गुड्स गार्ड यानी ट्रेन्स मैनेजर की पोस्ट के लिए था। आज इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो कि आने वाले विभिन्न रेलवे जोन्स द्वारा होने वाले जीडीसी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। अतः आप जितने भी रेलवे जीडीसी के लिए एलिजिबल रेलवे एम्प्लॉयज़ है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो इंटरेस्टेड है उसे ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आपके फ्यूचर में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर हम 19 नवंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित एसईआर जीडीसी गुड्स ट्रेन मैनेजर का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है मैथ और रीजनिंग का भी डिस्कशन कर रहे हैं। इसके थ्रू आप अपने आगामी होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी का एबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, और अपने होने वाले एग्ज़ाम के पैटर्न या सिलेबस का भी प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। आप इस क्वेश्चन पेपर को कम से कम एक बार ज़रूर देखें और इसे प्रैक्टिस करें। अगर आपको इस क्यूपी यानी क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरह का डाउट होता है या अपनी बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप इनवाइटेड है। तो चलिए फ्रेंड्स, शेयर करते हैं आरआरसी एसईआर ट्रेन्स मैनेजर या गुड्स गार्ड के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 19 नवंबर 2024 को प्रथम पाली अर्थात फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह क्वेश्चन पेपर साउथ ईस्टर्न रेलवे जीडीसी द्वारा आयोजित गुड्स गार्ड का है, और यह जो है 19 नवंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 12 अगस्त 1765। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, पहचाने कि निम्नलिखित कथन से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से निकलता है। आपको स्टेटमेंट दिया गया है, भारत में लोगों में अपनी सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित करने के साधन के रूप में बड़ी एसयूवी कारें खरीदने का चलन बढ़ रहा है। जैसा कि ये स्टेटमेंट जो है सही है। एक तरह से देखा जाए तो दैनिक जीवन में भी इस तरह की चीज़ दिखाई देते हैं कि लोग जो है अपना सोशल स्टेटस को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ी बड़ी कारें खरीदते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको जो है कंक्लूजन दिया गया है कि पहला कंक्लूजन है, सामाजिक स्थिति तथा व्यक्तियों द्वारा ड्राइव करने के लिए चुनी गई कारों के प्रकार के बीच एक संबंध है। यानी कि ये चीज़ सही है कि जिस तरह से जिसका जैसा हैसियत रहता है उस तरह से वो कारें खरीदते हैं। उसके बाद कंक्लूजन 2 है, भारत में आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भौतिक संपत्ति के माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित करने पर महत्व देता है। यानी कि ये भी सही है कि लोग जो है अपना जो है फिजिकल एसेट्स के माध्यम से अपना सोशल स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये दोनों कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट के लास्ट में यानी लगाइए, और उसके बाद आप सोचिए कि आप जो नीचे दिए गए जो भी कोर्स ऑफ एक्शन रहे या कंक्लूजन रहे, ये आपके अनुसार क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है ऑफिसर लाइक क्वालिटी के रूप में सोचना है कि एक ऑफिसर के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, उस हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन को सोचना है और इसका जो है आंसर आपको देना है। यानी कि सारे क्वेश्चन में इस तरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे उस स्टेटमेंट के लास्ट में आप यानी लगाइए और सोचिए, फिर उसका आंसर दीजिए। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 तथा 2 दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सर्कल से है। इसमें दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, और उनके बीच जो है प्रत्यक्ष समान स्पर्श रेखा की लंबाई यानी लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स जो है दिया गया है 8√5 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? तो क्वेश्चन कर रहा है कि दो वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है आपको कितना है 28 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 28 सेंटीमीटर है, और एक छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है आपको 12 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं ये 12 सेंटीमीटर है। कहता है कि उनके बीच प्रत्यक्ष समान स्पर्श रेखा की लंबाई यानी लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स जो है, यानी कि ये जो है आपको दिया गया है कितना है, तो 8√5 है। उसके बाद कहता है उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है। कहता है ये जो है इन दोनों के बीच के केंद्र की दूरी जो है ये आपको फाइंड करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो फार्मूला होता है आपको लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स जो होता है वो होता है √d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ये आपको फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे आप जो है वैल्यू को पुट करके बना सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा आपको 8√5 बराबर इतना हो जाएगा √d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8√5 इक्वल टू हो जाएगा √d का मान लेते हैं कि x है या d ही रहने देते हैं, माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो r1 है आपको 28 और r2 है 12 सेंटीमीटर, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, तो 16 का स्क्वायर 256। तो ये इस तरह से आप डी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ले।
ओके, नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन आपका। 20 लीटर शराब को 6 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का n लीटर उपयोग किया जाता है और मिश्रण में बची शराब की मात्रा 15 लीटर है। n जो है लीटर में है, n का मान क्या है? जैसा कि इसमें दिया गया है आपको 20 लीटर शराब को 6 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है, तो टोटल जो आपको हो जाएगा मिश्रण वो 26 लीटर का हो जाएगा। इसमें जो है आपको 20 लीटर शराब है और 6 लीटर पानी है, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा आपको 10:3 हो जाएगा शराब और पानी का। उसके बाद कहता है कि मिश्रण का n लीटर उपयोग किया जाता है, तो मिश्रण जो है आपको 26 लीटर है, तो इसमें से n लीटर निकाल लेते हैं। अब जो है 26 में से n लीटर निकालिए तो n के साथ साथ जो है पानी और शराब दोनों निकला है, लेकिन कह रहा है कि मिश्रण में बची शराब की मात्रा जो है 15 लीटर है। मतलब कि शराब की मात्रा कितना है? 15 लीटर है। तो n लीटर का मान, n जो है लीटर में है, उसका मान क्या होगा? तो यहाँ पे जो है आपको शेष बचा हुआ शराब है 15 लीटर, तो ये जो निकला गया है n लीटर टोटल मिश्रण में से, तो इसको भी आप शराब के रूप में कन्वर्ट कर ले। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसका जो रेशियो होगा शराब का, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दे। जैसे कि यहाँ पे शराब का रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे जो है आपका मिश्रण का है 10:3 के रेशियो में है, तो शराब का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो रेशियो शराब का जो है 10 है, और टोटल जो है इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 10 + 3 13, यानी कि जिसका मान निकाला रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और सभी अनुपात का योग नीचे लिखते हैं, तो उसका वो पार्ट निकल जाएगा। इस जो है पार्ट को आप इसमें से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 10/13 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इतना बराबर आपको हो जाएगा 15 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर है, कोडिंग डिकोडिंग से है। इसमें दिया गया है एक विशिष्ट कोड भाषा में राउंड को इतना लिखा जाता है, फिल्म्स को इतना लिखा जाता है, इस कोड में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जो भी अल्फ़ाबेटिकल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग रहता है, इसमें सबसे पहले एक चीज़ आपको पता ही होगा कि अल्फ़ाबेटिकल का जो पोजीशन रहता है वो हमेशा याद रहना चाहिए। इससे जो है आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो जैसे कि इसमें राउंड को इतना लिखा जाता है, तो राउंड का 18 हो गया, ओ का 15 होता है पोजीशन, यू का 21 होता है, एन का 14 होता है और डी का 4 होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से ये वी में गया, यानी कि आर से वी में गया, यानी कि 4 ऐड किया है। ओ है 15, एस है 19, तो 15 4 19 4, यानी कि एक पैटर्न बदला है 4 4 करके ऐड करके। तो इस तरह से इसमें भी आप क्या करें, तो बी है 2 और इसमें 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो 6 किसका होता है? 6 जो है एफ का पोजीशन होता है। उसी तरह जे में 4 जोड़े, एम में 4 जोड़े और डी में 4 जोड़े, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा FNQH। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर पेरिस है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, इतना का लगभग मान ज्ञात कीजिए। तो लगभग मान मीन्स अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करना है। तो अप्रोक्सीमेशन के सवाल में एक चीज़ देखना है कि ऑप्शन में जो दिया गया ऑप्शन रहता है उसमें जो है गैप कितना का रहता है। अगर कम जो है गैप रहता है ऑप्शन में, तो आपको जो है कम एरर करना है, और ज़्यादा अगर गैप रहेगा तो आपको ज़्यादा एरर करेंगे तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे 7 नंबर में 2.404 है, प्लस 88 गुना 0.6 है, भागा 14.5 है। तो 88 गुना 0.6 को आप क्या 45 मान सकते हैं, और 14.5 को 15 मान सकते हैं। तो 15 तिया 45, 3 और 3 जोड़ 2.404, या 2 ही मान सकते हैं, तो 3 2 5 हुआ, तो 5 जो है किसके राउंड ऑफ में है? तो नियरेस्ट 6 के राउंड ऑफ में है, तो करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। उसके बाद वेबर है, 8 नंबर क्वेश्चन है, वेबर निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? तो ये जो है चुंबकीय प्रवाह का है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का है, तो करेक्ट आंसर जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि नीचे दिए जो शब्द है इसको आप डिक्शनरी के सीक्वेंस में लिखें। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डिक्शनरी में जो भी वर्ड लिखा गया है वो अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में है, तो अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, तो इसमें भी आप अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस को फॉलो करें और इसको अरेंज कर लें। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका 2 परीक्षाओं में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। यहाँ पे छात्र और परीक्षा 1 परीक्षा 2 दिया गया है टेबल में डिटेल्स। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों परीक्षाओं में ए बी तथा सी द्वारा मिलकर, यानी कि ये ए बी तथा सी द्वारा मिलकर प्राप्त कुल अंक, यानी कि ये तीनों जो है परीक्षा 1 और परीक्षा 2 में जितना मार्क्स है, और उसके बाद दोनों परीक्षाओं में डी तथा ई द्वारा, और ये डी तथा ई द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल अंकों से कितना अधिक है? तो तीनों का ये जोड़ दीजिए और ये दोनों का जोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, बाबा सोदल मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पंजाब है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, IRDAI का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है, एक शिक्षक के वजन को जोड़ने पर एक कक्षा का औसत वजन 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि कक्षा में 40 विद्यार्थी है और शिक्षक का वजन 53 किलोग्राम है तो कक्षा के औसत वजन की गणना करें। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसा कि मान सकते हैं कि कक्षा का औसत वजन x है, x में जो है आप टोटल जो है कक्षा में जितना भी विद्यार्थी है उसका औसत वजन x है। इसमें जो है शिक्षक जो है आ गया है, तो शिक्षक आ गया है तो 40 विद्यार्थी था तो टोटल हो जाएगा कितना, 41 हो जाएगा। यानी कि 41 विद्यार्थी होने से, 41 आदमी होने से कक्षा में आपका जो है वजन जो है औसत वजन कितना बढ़ जाता है? तो 0.5 बढ़ जाता है, 0.5 बढ़ जाता है। तो ये जो है आपका टोटल वजन कितना हो जाएगा? तो 41 गुना आपका ये एवरेज, ये टोटल हो जाएगा। और मेरा हाइट होगा कितना? तो 40 एक 41, यानी कि पहले कितना था 40 और जोड़ x, और ये जो होता है किसके कारण? शिक्षक के कारण होता है, आने के कारण। तो शिक्षक का वजन कितना है? 53 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन क्रिएट हो गया कि 41 गुना एक्स प्लस 0.5 बराबर हो जाएगा 40 गुना एक्स, 40 गुना एक्स प्लस 53 हो जाएगा। तो इससे आप जो है एक्स का मान फाइंड कर ले, तो आपका जो है एक्स का मान जितना होगा वो कितना हो जाएगा? तो 32.5 किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय निर्यात संगठन महासंघ FIEO का वर्तमान अध्यक्ष है अक्टूबर 2024 के अनुसार? तो इसका करेक्ट आंसर है अश्विनी कुमार। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत के आयात निर्यात से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है एग्जिम बैंक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यानी ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, इसमें जो है आपको नेक्स्ट सीरीज क्या होगा वो फाइंड करना है। तो अल्फ़ाबेटिकल में सेम होगा कि आपको अगर पोजीशन याद है तो बहुत जल्दी आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे STR है, VPX है और नेक्स्ट है। तो S का मान 19 होता है, T का मान 20 होता है, R का मान 18 होता है। तो S का मान 19 से आप देख सकते हैं V में गया, यानी कि S से V में गया, यानी 19 से 22 में गया, यानी कि +3 का ऐड किया है। उसी तरह V से Y में गया, V 22 है, Y 25 है, तो यानी कि 3, यानी 3 ऐड करते गया है। यही पैटर्न को आप फॉलो करके आंसर दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा EDP है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो कार्यवाही दी गई है। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना होगा। पहचानें कि कौन सी कार्यवाही तार्किक रूप से अनुसरण करती है। तो आपको स्टेटमेंट दे दिया गया है, इसके आधार पर आप जो है कार्यवाही कीजिए। तो यहाँ पे बता चुके हैं कि कोई भी स्टेटमेंट रहे उसके लास्ट में आप यानी लगाइए और सोचिए फिर आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो है कार्यवाही, यानी कि कार्यवाही आप कर रहे हैं तो कोई जिम्मेदार पद पे है, तो जिम्मेदार पद पे है तो उस वैल्यू को समझिए, उस वैल्यू के अनुसार आप जो है एक्शन लीजिए। तो जब भी एक्शन लीजिए तो याद रहे कि वो एक्शन आपका सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा आप हार्ड एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक अधिकारी जो होता है उसको बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए सॉफ्ट एक्शन जो है ग्रेटर देन हार्ड एक्शन रहता है। तो आप जो है हमेशा सॉफ्ट एक्शन को ही ज़्यादा वैल्यू दीजिए। तो यहाँ पे कथन है आपका, शहर X में सड़क अवरोध के कारण कई लोग अपने कार्यस्थल पर नहीं जा पा रहे हैं। इसका कार्रवाई है कि शहर X में व्यवसायों को सड़क अवरोध की समस्या के हल होने तक दूरस्थ कार्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। तो ये सही लग रहा है। दूसरा कार्रवाई है, लोगों को कुछ समय के लिए कार्य करना बंद कर देना चाहिए। तो लोगों को जो है कार्य करना बंद करना, ये थोड़ा हार्ड एक्शन हो जाता है, तो ये जो है आपका सही नहीं माना जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो केवल एक होगा कि केवल एक अनुसरण करती है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस प्रभाव का उच्चतम प्रतिशत उत्पन्न करती है? तो इसका करेक्ट आंसर जलवाष्प हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो ये जो है लाहौर अधिवेशन 1929 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत ने हाल ही में किस राज्य में स्वदेशी रूप से विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि VSHORADS मिसाइलों के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है?
यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कनाडा में है। तो करेक्ट आंसर कनाडा हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो कार्यवाही दी गई है। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना होगा। पहचाने की कौन सी कार्यवाही तार्किक रूप से अनुसरण करती है। तो आपका स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट है, निवासियों ने कई इलाकों में अपर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग के बारे में बढ़ती चिंता व्यक्त की है, जिससे रात में सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। ये आपका स्टेटमेंट है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप जो है हमेशा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट रहना है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। इसके थोड़ा सा इर्द गिर्द हो सकते हैं, लेकिन आप डीपली में नहीं जाना है। जो स्टेटमेंट में दिया गया है उसी को आधार मान करके आपको आंसर देना है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट है। उससे रिलेटेड आपका जो कार्यवाही दिया गया है, पहला है, शहर को उपस्थित स्ट्रीट लाइटिंग का मूल्यांकन करना चाहिए तथा उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जिनमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। ये एक्शन सही लग रहा है। उसके बाद है, दूसरा, निवासियों को दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। ये तो हार्ड एक्शन हो गया, तो ये सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आपका जो है पहला जो है एक्शन सही माना जाएगा। तो केवल एक अनुसरण करती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, एक धातु में बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या का 3/8 गुना है। इसे पिघलाया जाता है और n छोटे छोटे गोलाकार गेंदों में पुनः निर्माण किया जाता है। यदि प्रत्येक गोलाकार गेंद की त्रिज्या धातु में बेलन की त्रिज्या का 1/8 गुना है, तो कह रहा है n का मान कितना होगा। यानी कि एक बेलन है, जैसा कि ये एक बेलन है, ये इसका रेडियस हो गया और ये इसका मान लेते हैं कि हाइट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक धातु में बेलन की ऊंचाई, ये h जो है, इसकी त्रिज्या का 3/8 गुना है, यानी कि 3/8 गुना r है। इसे पिघलाया जाता है, यानी कि इसको पिघला दिया गया और n छोटे छोटे गोलाकार गेंदों में पुनः निर्माण किया जाता है। तो गोलाकार गेंद मतलब गोला हो गया, ये छोटे छोटे में बना दिया गया है। तो कहता है कि यदि प्रत्येक गोलाकार गेंद की त्रिज्या, यानी कि इसका जो त्रिज्या है, आपको बेलन की त्रिज्या का 1/8 गुना है, यानी कि बेलन की त्रिज्या r है, तो इसका जो हो जाएगा r बराबर 3/1/8 r हो जाएगा। कह रहा है कि n का मान कितना होगा। तो दोनों का आयतन जो है बराबर ही होगा, क्योंकि इसका सिर्फ शेप चेंज हुआ है, लेकिन जो इसका आयतन है, वॉल्यूम है, वो बाद में भी उतना ही रहेगा। तो आयतन बराबर आयतन, यानी कि वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कर दीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h, और गोला का आयतन 4/3 πr³। तो यहाँ पे पाई बाय कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे r² है, तो r² को r² रहने दीजिए, और h की जगह क्या हो जाएगा? 3/8r। उसी तरह 4/3 गुना r³, यानी गोला के लिए r क्या हो जाएगा? 1/8r। तो 1/8 का क्यूब। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे जो है n का मान फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक गोले के लिए है, n गोले के लिए तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आप जो है n का मान फाइंड कर लें। तो n का मान हो जाएगा आपको 144। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति भवन का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है एडविन लुटियंस। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से रक्त का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, A+B का अर्थ है AB की बहन, A-B का अर्थ है AB की माता, A×B का अर्थ है AB की पत्नी, और A/B का अर्थ है AB का पुत्र है। यदि इतना है तो कितनी महिला सदस्य है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में दिया गया है, ब्लड रिलेशन से है। इसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे एक एरो बना लीजिए। जैसे A+B का अर्थ है AB की बहन है, यानी कि A+B का अर्थ है A जो है B की बहन है, तो ऐसे एरो आप इंडिकेट कर दीजिए कि ये जो A है बहन है, तो यहाँ पे बहन लिख दीजिए। इससे आपको बनाने में आसानी होगा। तो यहाँ भी आप एरो जो है इंडिकेट कर दें, ऐसे करके, ऐसे करके। तो यहाँ पे भागा का मतलब क्या होता है? भागा का मतलब है कि ये जो है पहला वाला पुत्र होगा, तो ये पुत्र है, यानी कि मेल हो जाएगा। फिर जोड़ का मतलब क्या है? जोड़ का मतलब है बहन है, तो के जो है आपका फीमेल हो गया। मैनस का मतलब क्या है? मैनस का मतलब है माता है, तो ये भी आपका फीमेल हो गया। और गुना का अर्थ है पत्नी है, तो गुना का अर्थ पत्नी है, तो ये भी फीमेल हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो इस सीरीज में आपको कितना महिला है? तो 3 महिला है। कौन कौन? के, डी और एच। 27 नंबर थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना ने सबसे बड़े नगद हस्तांतरण कार्यक्रम के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पहल।
29 नंबर क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 2000। 30 नंबर क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे डैश कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है वेब ब्राउजर। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बार ग्राफ से दिया गया है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दे दिया गया है विक्रैमुल और क्रैमुल का बार ग्राफ दिया गया है। जो आपको डार्क में है वो क्रैमुल का है और जो व्हाइट में है आपको विक्रैमुल का है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रैमुल माइनस क्रैमुल होता है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी दे दिया गया है। इसमें कह रहा है कि सभी दी गई वस्तुओं पर अर्जित कुल लाभ क्या है। तो लाभ निकालने के क्या करेंगे, विक्रैमुल में से क्रैमुल घटा दीजिए, डायरेक्ट ओरली बन जाएगा। 300 में से 120 घटा दीजिए, इसमें से आप माइनस कर दीजिए और जोड़ते जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना होगा, 345 हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल जो है फतेहपुर सिकरी में स्थित है। तो करेक्ट आंसर फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, यात्री यातायात की दृष्टि से भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हावड़ा जंक्शन हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, ए जो है बी से 50% अधिक है। मान लेते हैं कि बी 100 है तो ए हो जाएगा 150। कह रहा है कि सी बी से 30% अधिक है, सी जो है बी से 30% अधिक है तो सी हो जाएगा 130। तो कहता है कि ए सी से कितने प्रतिशत लगभग अधिक है? तो कितना प्रतिशत है? तो 150 और ये 130 है तो 130 से जो है 20 अधिक है। तो 20 बटा ए सी से कितने प्रतिशत लगभग अधिक है? तो जिसका मान निकालना रहता है वो आप ऊपर में लिखें और जिसे कंपेरिजन करना रहता है उसको नीचे लिखे। तो हमको ऐसे कंपेरिजन करना रहता है तो ए का वैल्यू दिए, गुना परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपको हो जाएगा 20/150 गुना 100। तो करेक्ट आंसर जो है आपका 15% हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, GIF JPEG और PNG का उपयोग उन फाइलों के एक्सटेंशन के रूप में किया जाता है जो डैश संग्रहित करती है। तो GIF JPEG और PNG जो है ये इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर इमेज छवि डेटा। उसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर जो है विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के रूप में। तो करेक्ट आंसर जो है करेक्ट आंसर जो है APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है तथा चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ये जो अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है तो ये इसमें भी आप पोजीशन बेस्ड यानी कि अल्फ़ाबेटिकल का जो पोजीशन है उसके थ्रू आप इसको बना सकते हैं कंपैरिजन करके। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए दो अंकों को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? 4 तथा 6। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है, इसमें जो है जो भी वैल्यू है जैसे कि 4 और 6 को आपको आपस में एक्सचेंज करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है कि कौन सा इक्वेशन जो आपका सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर केवल 2 है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2 सप्ताह तक चलने वाले COP16 जैव विविधता शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा कोलंबिया। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्या है A B और C का अनुपात 7 और 12 और 10 है। यदि पहली संख्या में 7 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में 9 घटाया जाता है और तीसरी संख्या में 13 जोड़ा जाता है तो उपरोक्त अनुपात जो है 14, 17 और 21 हो जाता है। दी गई 3 संख्याओं का योग कितना होगा? तो दी गई 3 संख्याओं का योग जो होगा वो 7:12:10 को जोड़ करके ही होगा। तो सबसे पहले जो है हमको इसका वेरिएबल का मान निकालना है कि कितना होता है। कह रहा है 3 संख्या है A B और C, A B और C, यहाँ पे 7, 12 और 10 रेशियो दे दिया गया है। कहता है कि पहला में 7 जोड़ दिए और दूसरा में जो है 9 घटा दिए और तीसरा में जो है 13 जोड़ दिए। तो इसके बाद जो है ये संख्या कितना हो गया, 14, 17, 21 हो जाता है। तो किसी भी अनुपात में आप डायरेक्ट जो है कोई संख्या को ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। अगर जोड़ना घटाना है तो अनुपात को वेरिएबल के साथ उसमें आप जोड़िए घटा सकते हैं। तो इस तरह से 3 कंपैरिजन दिया गया है तो हम 2 को ही लेके चलेंगे, उससे भी मेरा वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 2 वैल्यू लेते हैं A और B का। जैसे A का है 7 अनुपात है तो इसमें 7x कर देते हैं इसको, 7x 7x में आपको 7 जोड़ा गया है और फिर जो है 12x में आपको क्या किया है, 9 घटाया गया है, बराबर कितना हो गया है, 14/17 हो गया। तो इसको जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान फाइंड कर ले तो x का जो आपका मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपको इसको सॉल्व करने के बाद 5 हो जाएगा।
तो यहाँ पे दी गई 3 संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 7, 12 और 10 का 29 हो जाएगा रेशियो। तो 29 गुना 5 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 145 करेक्ट आंसर। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का सही पूर्ण रूप है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें जो मैथमेटिकल सिंबॉलिक है इसको जो है आपको एक्सचेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है प्लस को गुना, माइनस को भाग, भाग का माइनस और गुना का प्लस है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके बनाइए। यानी कि आपको गुना की जगह क्या करना है, गुना की जगह जो है आपको यहाँ पे दिया गया है प्लस करना है, माइनस की जगह आपको भाग करना है, फिर प्लस की जगह जो है आपको गुना करना है और भाग की जगह आपको माइनस करना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है और इतना दिया गया है तो ए बी का मान कितना होगा। तो इसको सबसे पहले जो है इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। जैसा कि 48 है, रूट अंडर 48 है, तो ये इसको जो है रूट अंडर से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4√3 बटा 3 माइनस 2/√3 प्लस रूट अंडर 200 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10√2 बटा 2। अब माइनस हो जाएगा कितना, रूट अंडर 128, तो 128 को क्या लिख सकते हैं, 8√2 बटा 2। तो यहाँ पे हम नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे रूट में है, बेस जो है आपका रूट में दिया गया है, तो इस सब को भी जो है रूट में कर देते हैं, कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4√3/3 है, तो इसको हम √3 करके कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाता है, तो एक √3 कट गया तो यहाँ बचेगा √3। उसी तरह ये हो जाएगा -2/√3, फिर हो जाएगा 10√2 प्लस 10√2/2 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ √2 बचेगा। यहाँ भी आपको हो जाएगा आपका, यहाँ भी कैंसिल कर देंगे तो 8/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं आपका हो जाएगा इक्वेशन a/√2 प्लस b/√3 बराबर हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस 2/√2। या इसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/√2 प्लस 2/√3। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो है नीचे बेस यहाँ भी और यहाँ भी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ए का वैल्यू भी 2 रहेगा, बी का वैल्यू भी 2 रहेगा एज ए कंपेरिजन मेथड। तो ए का वैल्यू भी 2 और बी का वैल्यू भी 2, आपको फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है। तो 2 में से दोगे, आपका आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं समुच्चय में वही संबंध साझा करती है जो दिए गए समुच्चय में संख्याओं द्वारा साझा किया गया है। ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण है 13 पर संक्रियाएं, जैसे 1 13 में जोड़ना या घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो सिमिलर सेट या नंबर सेट एनालॉजी या सेट नंबर या रीजनिंग सेट, बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। अक्सर जो है एसएससी में पूछा जाता है। तो यहाँ भी आपको दिया गया है, इसमें यहाँ पे दिया गया है कि आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो भी संख्या है, जैसे 13 है तो 13 को आप जो है 1 और 3 में बाइफरकेट नहीं कीजिए। आप जो भी करना है 13 के साथ कीजिए, इसमें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 और 3 में आप इसको पार्ट वाइज करके फिर उसमें जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन कीजिए। तो आपको जो है पूर्ण संख्याओं पर ही जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो करना है। तो इस तरह के जो आपको सेट दिया रहता है, तो इसमें ये फाइंड करना रहता है कि दोनों में जो भी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल हुआ है, जो भी प्रोसेस लगाया गया है, वो दिए गए ऑप्शन में वही प्रोसेस अगर फॉलो होता है तो जो है आपका वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 13, 17, 120 है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और 17 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 289। तो दोनों का डिफरेंस जो होता है वो 120 है, तो यानी कि पहला और दूसरा के स्क्वायर का डिफरेंस जो है आपको तीसरा में दिया गया है। उसी तरह से आप देखिए कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन, लघु उद्योग विकास संगठन यानी कि एसआईडीओ मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1954। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने WR शतरंज मास्टर्स 2024 जीता। WR मास्टर शतरंज मीन्स होता है आपका वदीम रोजेनस्टाइन, ये शतरंज का
गेम है। तो ये कौन जीता? तो ये अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। तो करेक्ट आंसर अर्जुन एरिगेसी हो जाएगा। उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द गढ़ा और कब? तो इसका करेक्ट आंसर है नोरियो तानीगुची 1974। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या इतना जो है 120 से पूर्णतः विभाज्य है तो निम्नलिखित में से जेड के लिए कौन सा मान संभव नहीं है? इसमें कह रहा है कि कौन सा मान संभव नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है 6 है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होता है आप जो है ऑप्शन वाइज मान पुट करके बना सकते हैं। आपका अगर डायरेक्ट मिल जाता है, तुरंत मिल जाएगा तो वो सही हो जाएगा, नहीं तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। तो आप इस तरह से अलग अलग वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरी पुत्री के भाई के पिता की पत्नी की पुत्री है। वह पुरुष उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे आप जो है एज्यूम खुद को कर लीजिए और तब इसको सॉल्व कीजिए। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि वह मेरी पुत्री के भाई हो गया आपका बेटा, आपके बेटे के पिता की पत्नी, तो आपकी पत्नी की पुत्री है, तो यानी कि आपकी डॉटर है। वह पुरुष जो है उस लड़की से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा? तो पिता से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के पास विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है अगस्त 2024 के अनुसार? तो इसका करेक्ट आंसर है वेनेजुएला। 51 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आईडीबी कब मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे जो है कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। इसमें दिया गया है, दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, पहचाने कि निम्नलिखित कथन से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से निकलता है। कथन है, विकासशील देशों में सोने की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो कंक्लूजन दिया गया है कि सभी कीमती धातुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, ना कि केवल सोने की। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विकासशील देश बढ़ती कीमतों को प्रबंधित करने या नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो जैसा कि स्टेटमेंट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन सही नहीं बैठ रहा है, तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ना ही एक ना ही दो अनुसरण करता है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष पहले रमेश और गणेश की आयु 1 और 4 के अनुपात में थी। वर्तमान समय से 5 वर्ष बाद यह अनुपात 1 और 2 होगा। वर्तमान समय से 15 वर्ष बाद उनके आयु का योग कितना होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसा कि इसमें दिया गया है कि रमेश और गणेश का जो है रेशियो दिया गया है 1:4। ये जो है 5 वर्ष पहले है, याद रखिएगा। उसके बाद वर्तमान समय से 5 वर्ष बाद यह जो है 1 और 2 हो जाता है, 1 और 2 हो गया है। वर्तमान समय से ये 5 वर्ष बाद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले इसका रेशियो इतना था, बाद में इसका इतना है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि पहले जितना रेशियो था बाद में आपका रेशियो छोटा हो जाएगा, तो बाद में जो है बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे हम रेशियो को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे एज ए कंपेरिजन। तो यहाँ पे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले और बाद के रेशियो में आपका डिफरेंस दोनों का समान होगा, क्योंकि एज जो बढ़ रहा है या घट रहा है दोनों का जो है समान होगा। तो यहाँ पे जो आपका रेशियो का डिफरेंस हो जाएगा वो 2 यूनिट का हो जाएगा। लेकिन ये 2 यूनिट किसके कारण हुआ? 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष के कारण हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो उसके बाद इसका जो है 15 वर्ष बाद उनके आयु का योग। तो सबसे पहले आप वर्तमान जो है एज निकाल लीजिए दोनों का। तो इन दोनों में से किसी से भी आप मान फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये जो है 5 वर्ष पहले का है, तो 5 वर्ष पहले का टोटल रेशियो आपका कितना है? 4 1 5 है, और ये टोटल इसका एज हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका टोटल हो जाएगा कितना? 25 वर्ष हो जाएगा। ये कितना है? 5 वर्ष पहले। तो आज कितना हो जाएगा? तो आज हो जाएगा, इसमें 10 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 5 वर्ष जो है दोनों का एज बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 35। अब कह रहा है कि ये आपका वर्तमान एज है। अब कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद जो है रमेश और गणेश दोनों की आयु बढ़ेगा। तो रमेश का भी 15 वर्ष और जो है गणेश का भी 15 वर्ष, यानी कि टोटल 30 वर्ष बढ़ जाएगा। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 65 ईयर्स। उसके बाद 54 नंबर है, 3 संख्याएं हैं, पहली 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 60% और 80% अधिक है। पहली 2 संख्याओं का अनुपात की गणना करें। तो ये भी एक तरह से सिंपल ही है। जैसे कि 3 संख्याएं मान लेते हैं ए बी और सी है। कहता है पहली 2 संख्याएं जो है तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है। पहली 2 संख्या है तीसरी संख्या से 60%, ये 160 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। इसका रेशियो कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8
9 और ये 5। तो आपका जो है पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 8 और 9 हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। बी तथा सी की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 6 है। ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग जो है 59 वर्ष है। ए की वर्तमान आयु का दोगुना क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा कि ए और बी का जो है आपका वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है, और बी तथा सी का जो है आपका वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 6 है। तो कहता है ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग क्या है। तो इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो इसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा 15, बी का हो जाएगा 20 और सी का हो जाएगा 6 का 24। ठीक, यानी कि 15, 20 और 24। तो तीनों का योग आपको दिया गया है कितना, तीनों का योग है आपको 59 वर्ष। तो रेशियो में आपका तीनों का योग कितना हो जाएगा, 15, 20, 35, 35 और 24। 35 और 24 क्या हो जाएगा, 59 वर्ष। तो 59 वर्ष जो है आपका टोटल योग दिया गया है, लेकिन रेशियो में कितना है, 59 यूनिट। तो यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि 59 यूनिट इक्वल्स टू आपका 59 ईयर्स है। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 ईयर हो जाएगा। 1 ईयर हो जाएगा। तो कहता है ए की वर्तमान आयु, तो ए का जो रेशियो कितना था, ए का रेशियो 15 था, तो 15 का दुगुना यानी कि 30। तो 30 रेशियो में है, लेकिन यूनिट में कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो है आपका कितना हो जाएगा, इसका 30 वर्ड्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर, यानी कि रेशियो में 15 यूनिट था तो उसका दुगुना आपको पूछ रहा है, तो रेशियो में आपका 30 यूनिट हो जाएगा। लेकिन एक यूनिट का वैल्यू कितना निकाले हैं, 1 ईयर है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। आसान क्वेश्चन था। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 44। 57 नंबर क्वेश्चन जो है, एक धनराशि के ब्याज दर की गणना करें जो 2 वर्ष के बाद जो है 896 रुपये साधारण ब्याज के रूप में और 2 वर्ष में 967.68 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है आपको रेट फाइंड करना है। तो एस आई एंड सी आई से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर इसको डिटेल्स में बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस आई और सी आई दिया गया है। एस आई बराबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। और सी आई बराबर क्या होता है, सी आई का भी फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 पर पावर n माइनस P होता है। तो इस पे भी आप जो है वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे P तो कॉमन ही है दोनों के लिए, तो यहाँ पे P के थ्रू जो है आप यहाँ पे रेट को फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा जो है सिंपल में आपका बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जैसे कि एक धनराशि के ब्याज की दर गणना करें जो 2 वर्ष के बाद 896 रुपये साधारण ब्याज के रूप में, यानी कि एस आई है आपको 2 वर्ष में साधारण ब्याज दिया गया है 896 रुपया। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष में हो जाएगा आपको 448 रुपया हो जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज जो है 1 वर्ष में आपको 448 हो गया। तो यहाँ पे रेट निकालना है, तो दिए गए ऑप्शन में से आप चूज करके भी बना सकते हैं। मान लेते हैं कि पहला आपका निकलता है कि रेट 16% है। 16% पर देख लेते हैं कि ये जो 448 है ये किसके बराबर हो जाएगा, एक साल में। एक साल में तो 16% ही होगा। तो 16% बराबर 448 हो गया। तो जो 100% होगा वही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 448 बटा 16 गुना 100, यानी कि आपको 100% का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2800 निकल जाएगा। 2800 आपका प्रिंसिपल निकल गया। तो इस तरह से मान लेते हैं मूलधन आपका 2800 हो गया। तो इस तरह से जो है आपका साधारण ब्याज इसका कैसे फाइंड करेंगे, तो 16% आप माने हैं रेट, और 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 32 गुना 28 आपको 896 आ रहा है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 896 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात करें। तो इसमें देख सकते हैं 13 और 25 है, तो 12 जोड़ा है। फिर 25 और 13, 25 और 38 में 13 जोड़ा है। फिर इसमें 14 ऐड किया है। फिर इसके बाद 15 होगा, उसके बाद 16 होगा। तो करेक्ट आंसर जो है आपका 67 हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2024 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अभ्युदय जिंदल। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 तर्क, 1 और 2 शामिल है। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है। कथन है कि क्या किसी देश के सभी दूर दराज के हिस्सों को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए।
आपका आर्गुमेंट दिया गया है, यानी तर्क। पहला तर्क है कि नहीं, यह ग्रामीणों के शांतिपूर्ण सरल जीवन को परेशान करेगा, ये तो ऐसा नहीं है। दूसरा नंबर जो है तर्क है आपका, हाँ इसे तुरंत किया जाना चाहिए, सही बात है, दूर दराज के हिस्सों को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए। तो आपका जो मजबूत तर्क कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने उत्पादों पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 50% की छूट देता है। यदि वह फिर भी एक वस्तु पर 90 रुपया का लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था। जैसा कि मान लेते हैं कि इसका जो है लागत मूल्य जो है 100 सीपी, इसको मान लेते हैं लागत मूल्य मतलब होता है कि आपका कॉस्ट प्राइस। तो लागत मूल्य मान लेते हैं कि सीपी बराबर 100, तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा 160, क्योंकि यहाँ पे 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। कहता है फिर अंकित मूल्य पर 75% की छूट देता है, तो 25% की छूट देता है। तो छूट कितना दिया 75/100, इसका 75/100, यानी कि टोटल आपको कितना हो गया 120%। कहता है यदि वह फिर भी एक वस्तु पर 90 रुपया का लाभ कमाता है, यानी कि छूट देने के बाद भी जो है इसको जो है आपको 90 रुपया इसको मिलता है, ये कमा लेता है। तो कहता है वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यानी कि ये जो है आपको छूट देने के बाद डिफरेंस कितना हो गया 20% का, यानी कि 20% होने के कारण ही इसको क्या हो रहा है 90 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि 20% के कारण ही इसको 90 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लागत मूल्य क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 100% है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 9×5=45, यानी कि 450। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 90/20 गुना 100, तो 5, तो 9×5=45, 450 रुपया। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई थी, यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का जो है स्थापना की गई थी किस समिति के सिफारिश के अनुसार, तो सरकारी आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें ऊपर से नीचे तक, यानी कि यहाँ पे दे दिया गया है टॉप टू बॉटम आपको अरेंज करना है इसको जो मीनिंगफुल सीक्वेंस में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका शरीर का ऑर्गेन का नाम दिया गया है, जैसे नाक है, जांग है, गर्दन है, आँख है, पदांगुली मतलब टूज, जो कि पैर की उंगली को ही पदांगुली बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका कौन होगा, सबसे पहले जो होता है आपका आँख होता है, तो 4। उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद नाक होता है 1, उसके बाद जो है आपका गर्दन होता है 3, उसके बाद जो है आपका जांग होगा, फिर जो है पादांगुली मतलब पैर की उंगली होगा 5 हो जाएगा। तो ये आपका सीक्वेंस सही निकल रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका दिया गया है करेक्ट आंसर। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, 35 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार खेत की जुताई और बाड़ लगाया जाना है, मतलब कि उसको जुताई करना है, बाड़ लगाना है, यानी कि उसका घेराबंदी करना है। यदि जुताई की दर जो है आपको दिया गया है 3.2 रुपये प्रति वर्ग मीटर और बाड़ लगाने की दर जो है आपको दिया गया है 4.8 रुपये प्रति मीटर है, तो इस प्रक्रिया में लगने वाला खर्च कितना होगा। तो वृत्ताकार खेत की जो जुताई करेगा तो ये इसका क्षेत्रफल की ही जुताई करेगा, तो इस तरह से क्षेत्रफल में लगने वाला जो खर्च होगा वो निकाल लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो जानते ही है कि क्या होता है πr² होता है। आर का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डायमीटर आपको जो है यहाँ से यहाँ तक 35 दिया गया है, तो आर का मान हो जाएगा आपका 35/2। तो इसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, क्षेत्रफल है πr², तो πr² मतलब 22/7 गुना आर का मान आपको 35/2 है, तो 35/2 गुना 35/2 लिख दीजिए। और जो है खर्च कितना दिया गया है 3.2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, यानी कि एक वर्ग मीटर का जो है 3.2 रुपया है, तो इतना वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा, तो इसको जो है 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आंसर हो जाएगा आपका ये होगा खेत की जुताई में लगने वाला कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी तरह से जो है बाड़ लगाने की खर्च, तो बाड़ लगाने की खर्च जो हो जाएगा, मान लेते हैं ये वृत्त है, तो इसको जो है चारों ओर जो है घेराबंदी करना है, तो इसके सरकमफ्रेंस को ही घेराबंदी करना है, यानी कि इसकी परिधि को घेरना है। तो वृत्त की परिधि जो होता है वो क्या होता है 2πr होता है, तो आर का वैल्यू तो वही होगा 35/2, तो 2 गुना 22/7 गुना 35/2। और यहाँ पे दिया गया है बाड़ लगाने की दर जो है कितना है 4.8 रुपया प्रति मीटर है, तो इतना मीटर है, तो इसको जो हम 4 पॉइंट यानी कि 1 मीटर में जो 1 मीटर के लिए 4.8 रुपये लगता है, तो इतना मीटर के लिए कितना लगेगा, तो 4.8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो है वो कॉस्ट निकल जाएगा। तो फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि इसका जो वैल्यू फाइंड हुआ है वो क्षेत्रफल में आपको 380 रुपया फाइंड हुआ है।
और बार लगाने के खर्च जो है आपको 528 आया, आप देख सकते हैं फाइंड करके। तो इसका टोटल कॉस्ट जो है 3608 रुपया हो जाएगा, यानी कि दोनों को ऐड कर देना है बाद में। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, जब अभिनव और विपुल अकेले काम करते हैं तो वो क्रमशः 24 दिन और 30 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। विपुल ने एक काम शुरू किया और अभिनव तीसरे दिन से विपुल के साथ शामिल हो गया, तो कितने दिन के बाद काम पूरा होगा? जैसा कि यहाँ पे दे दिया गया है कि अभिनव है और विपुल है। अभिनव जो है 24 दिन में करता है और विपुल जो है 30 दिन में पूरा करता है। तो इसका जो है आपका वर्क, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो इसका जो वर्क हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो 24 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 और 30 का एलसीएम आपको 120 हो जाएगा। और तो इस तरह से जो है अभिनव का जो है एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा, जो एफिशिएंसी बराबर हो जाता है वर्क बटा टाइम। तो वर्क है आपको कितना? 120, उसके टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा अभिनव का? अभिनव का हो जाएगा 5 और विपुल का हो जाएगा 4। अब यहाँ पे कह रहा है कि विपुल ने काम शुरू किया, यानी कि विपुल ने काम शुरू किया। उसके बाद अभिनव तीसरे दिन आया, तो यानी कि 2 दिन जो है विपुल ने काम किया, तो किस एफिशिएंसी से क्या होगा? तो 4 एफिशिएंसी से 2 दिन काम किया, तो यानी कि टोटल 8 काम वो कर लिया है। तो अब बचा कितना? तो 120 में से 8 माइनस कर दीजिए। तो 120 में से 8 माइनस कर दीजिएगा तो टोटल काम बचेगा आपको 112 दिन। अब इस काम को जो है अभिनव और विपुल दोनों साथ मिलकर करेगा, तो दोनों के एफिशिएंसी से भाग देंगे। तो अभिनव का 5 एफिशिएंसी था और विपुल का 4 एफिशिएंसी था, तो जो है आप दोनों का हो गया 9 एफिशिएंसी। तो 9 से भाग दिए, तो इसका जो है आपका निकल जाएगा 12.4/9 दिन। ये दोनों मिल के काम किया। कह रहा है कि कितने दिन बाद काम पूरा होगा? तो 2 दिन पहले भी कर चुका है, तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए। तो यानी कि आपका जो हो जाएगा 12 2 14, यानी कि 14.4/9 दिन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों को चुनिए। तो वही चीज़ है, अल्फ़ाबेटिकल है, तो अल्फ़ाबेटिकल में एक ही फार्मूला है कि आप उसका पोजीशन याद रखिए, तो आसानी से सवाल बन जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होगा, तो इसमें जैसा कि पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें ओड यही है, ओड में आउट से क्वेश्चन है, क्योंकि सबका जो है अपोजिट दिया गया। जैसे एफ का अपोजिट यू होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, एच का अपोजिट एस होता है, लेकिन आर का अपोजिट ए नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका आर ए हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या समूह से उसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा संख्या समूह पहले संख्या से समूह से संबंधित है तथा छठा संख्या समूह पांचवें संख्या समूह से संबंधित है। तो ये भी आपका एनालॉजी से रिलेटेड है। इसमें तो सिंपल ही है, 16 का स्क्वायर है 256, 20 का स्क्वायर 400 होगा, 12 का स्क्वायर 144 है, तो करेक्ट आंसर 400 हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2p प्लस क्यू बराबर 6 है, तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसमें आप जो है थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि 2p प्लस क्यू बराबर 6 है, यानी कि अगर आप वैल्यू p और बराबर q बराबर 2 रखते हैं तो आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 जोड़ 2 यानी कि 6, यानी कि p का वैल्यू भी 2 और q का वैल्यू भी 2 पुट करते हैं तो 6 हो जाता है। तो इस अनुसार से आपका जो वैल्यू फाइंड हुआ है, क्या हुआ है, p और q का वैल्यू दोनों का समान है, यानी कि 2 पुट करना है। तो दिए गए आपका जो एक्सप्रेशन है इसमें p की जगह भी 2 पुट कीजिए और q की जगह भी 2 पुट कीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपका करेक्ट आंसर 216 हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ EU में कुल कितने सदस्य देश है? तो सितंबर 2024 के अनुसार पूछ रहा है, तो टोटल है 27, तो करेक्ट आंसर 27 हो जाएगा। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्भुज PQRS में कोण P कोण Q से 20 डिग्री अधिक है, कोण Q कोण R का दो गुना है और कोण R कोण S से 40 डिग्री कम है, कोण P का माप क्या है? यानी कि यहाँ पे आपको चतुर्भुज दिया गया है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दे दिया गया है कि कोण P कोण Q से 20 डिग्री अधिक है, कोण Q कोण R का दोगुना है और कोण R कोण S से 40 डिग्री कम है। यानी कि हमको कंपैरिजन यहाँ पे R से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मान लेते हैं कि R जो है आपका थीटा है डिग्री, और तो R अगर थीटा है तो S जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? R जो है कोण S से 40 डिग्री कम है, तो S जो है R से 40 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा, तो थीटा प्लस 40 हो जाएगा। उसके बाद कोण Q जो है आपको R का दोगुना है, यानी कि ये 2 थीटा हो जाएगा। और कोण P जो है कोण Q से 20 डिग्री अधिक है, यानी कि कोण जो है P यहाँ पे Q से, तो Q कितना है? 2 थीटा से जो है 20 डिग्री अधिक है।
तो ये तो आपका ये फॉर्म क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे P प्लस Q प्लस R प्लस S दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपका जो है थीटा का मान फाइंड हो जाएगा। तो कहता है कि कोण P का माप क्या होगा, तो यहाँ से आप जो है Q का मान फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में निम्नलिखित में से किसने रजत पदक जीता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दीपिका कुमारी हो जाएगा। उसके बाद आपका है क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन जो है सिलोगिज्म से है। इसमें दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने चाहे उनमें समान ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। तो यहाँ पे सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, जैसे स्टेटमेंट दिया गया है कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि ए जो है कोई बी नहीं है, कोई भी जे बी नहीं है, कोई भी जे बी नहीं है। निष्कर्ष दिया गया है कि कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, ये तो आपका स्टेटमेंट का रिवर्स स्टेटमेंट है, तो ये आपका सही है। उसके बाद कुछ बी जे नहीं है, कुछ बी और जे नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ का ये तो कोई भी जे बी नहीं है तो कोई भी बी जे नहीं होगा, कुछ का तो सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। उसके बाद 74 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा वो है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन भी लेंथी है, तो इसको बाद में बनाया जाएगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो बोलिएगा, इसके लिए जो है स्पेशल बता दिया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर ले। तो जो भी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम टेकिंग है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है कि एक बस बिना किसी ठहराव के 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करती है, जबकि ठहराव के साथ यह 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करती है। बस औसतन प्रति घंटे पर कितने मिनट के लिए रुकती है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बस है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति करती है, यानी कि 1 घंटा में 30 किलोमीटर की यात्रा करती है, जबकि ठहराव अगर रुक रुक के चलती है तो वो 22.5 किलोमीटर ही चलती है, यानी कि 1 घंटा में। तो आपका ये जो है शॉर्टेज डिस्टेंस कितना का हुआ, तो शॉर्टेज डिस्टेंस आपका 7.5 हुआ है। तो किसके कारण हुआ है, तो पहले 30 चल रही थी, अभी 22.5 चल रहा है, तो 30 चलता तो वो कवर कर लेता है, तो इसको हम 30 से भाग दे देंगे। तो ये जो है आपको टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 जो है आर हो गया, तो इसको जो है मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मिनट के लिए रुकती है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 121 है तो 11 ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि क्वेश्चन मार्क को हम एज ए एक्स मान लेते हैं। तो 11x/3 बराबर ये 27 का क्यूब रूट है, तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है, तो 3 गुना 44 बटा क्वेश्चन मार्क को हम एक्स माने हैं, तो ये क्रॉस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 11x² बराबर 3 गुना 44 गुना 3। तो इस तरह से आप फाइंड कर लीजिए, तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, डायमंड ये पाइप एंड सिस्टर्न से दिया गया है। इसमें दिया है संयुक्त तौर से 2 पाइपें हैं और ए और बी एक टैंक को 33.3 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि दोनों जो है मिलके कितना में भरते हैं, आपको 33.3 घंटा यानी कि 100/3 घंटा में भर देते हैं। और एक तीसरा पाइप सी है जो कि 30 घंटे में पूरा टैंक खाली कर देते हैं। एक तीसरा पाइप सी है जो कि 30 घंटे में खाली कर देता है। तो हम यहाँ पे माइनस इंडिकेट कर दिए, क्योंकि इसका एफिशिएंसी जो है माइनस में ही होगा, यानी कि एक भरने वाला है एक खाली करने वाला है। अब उसके बाद कह रहा है कि जब पाइप ए को 12 घंटे के लिए छोड़कर 12 घंटे के लिए खोलकर छोड़ दिया जाता है, तो यानी कि ए को जो है 12 घंटे खोलकर छोड़ दिया जाता है, तो टोटल कितना काम करेगा ये, ए गुना 12। अभी ए का एफिशिएंसी पता नहीं है, तो पाइप सी ने 6 घंटे में टैंक को खाली कर दिया, यानी कि पाइप जो है सी जो है आपको 6 घंटे में खाली कर देता है। तो पाइप सी जो है 6 घंटे में खाली कर देता है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो पहले जो हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है ए और बी का जो है 100/3 और आपको सी का दे दिया है 30 घंटा, तो दोनों का एलसीएम जो होगा वहीं वर्क हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 300 दोनों का एलसीएम। तो 300 में से 100/3 भाग देंगे, तो ये आपका जो है ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा,
ए का एफिशिएंसी हो जाएगा ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 10, यानी कि -10 हो जाएगा क्योंकि ये खाली करने वाला है। तब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब पाइप ए को 12 घंटे के लिए खोलकर छोड़ दिया जाता है, यानी कि ए गुना 12, तो सी इसी को जो है 6 घंटे में खाली कर देता है। तो किस इफिशियंसी से, तो 10 इफिशियंसी से, तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यानी कि आप यहाँ पे ए का एफिशिएंसी आपको कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 10 60, तो 12 पंचे 60। तो ए का एफिशिएंसी यहाँ पे आपको 5 हो गया, ए का एफिशिएंसी 5 हो गया। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो टोटल का एफिशिएंसी 9 है, तो बी का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। तो कहता है कि पाइप बी कितने समय में टैंक को पूरी तरह से भर देगा। तो टोटल जो है आपका वर्क कितना का है, 300 है, और बी का एफिशिएंसी 4 है, तो भाग दे दीजिए, तो 75 घंटा में भर देगा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इंफोसिस का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर बेंगलोर है। 80 नंबर क्वेश्चन है, कालबेलिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है राजस्थान से संबंधित है। 81 नंबर क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रदान किया गया था, तो ये 1969 में प्रदान किया गया था, तो करेक्ट आंसर 1969 हो जाएगा। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या 20 से 20% अधिक है, यानी कि ए में जो है 20 से 20% अधिक है। तो बी मान लेते हैं कि 100 है, तो ए हो जाएगा 120। फिर कह रहा है कक्षा सी में विद्यार्थियों की संख्या ए की तुलना में 24% कम है, ए है 120, तो इसका 24% कम है, तो इसका 24% कम करेंगे तो आपको 91.2 निकलेगा। ठीक, उसके बाद जो है फिर पूछ रहा है कक्षा सी में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले इसको जो है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रेशियो जो है यहाँ पे डेसिमल में दिया है, तो डेसिमल में नहीं होता तो कन्वर्ट कर लीजिए। तो हो जाएगा ये 1200, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 912। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपेरिजन किससे करना है, इसी से करना है। कक्षा सी में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा सी में विद्यार्थियों की संख्या जो है 912 है, कक्षा बी की तुलना में कितना कम है, तो कितना कम है, 88 कम है। यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 912 है, तो दोनों का डिफरेंस 88 हो जाएगा। 88 जिसका मान निकालना रहता है उसको ऊपर, जिससे कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, हम बी से कर रहे हैं, तो 1000 से भाग देंगे और परसेंटेज में गुना करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर 8.8 हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है कि काव्या स्थिर पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकती है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह धारा के खिलाफ और धारा के साथ समान दूरी तय करती है तो इसकी औसत गति क्या हो गया। तो दो टर्म है, तो इसके लिए एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो फार्मूला पे भी बन जाएगा आराम से, जो होता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2 होता है। तो यहाँ पे काव्या स्थिर पानी यानी शांत जल में जो है आपका काव्या की के गति 9 चला सकती है। तो शांत जल में जो है इसका वेलोसिटी कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद इसको मान लेते हैं v1। उसके बाद धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर करंट का 3 किलोमीटर है तो जाने में और आने में कितना समय लगेगा, तो जाने में धारा के साथ जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, यानी कि 5 है और करंट का भी 3 है तो ये 8 हो जाएगा। आने में क्या होगा, वेलोसिटी घट जाएगा क्योंकि उसका अपोज करंट करेगा, तो इसका जो है आने में 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये v1 बराबर 8 और v2 बराबर 2, तो ये इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 3.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर सिलोगिज्म का क्वेश्चन है कि इसमें दिया गया है कुछ LM है। सिलोगिज्म में हमेशा याद रखिए जो सभी वाला यानी कि ऑल वाला केस रहता है स्टेटमेंट में, उसको वेन डायग्राम के थ्रू पहले जो है ड्रॉ कीजिए। जैसे सभी यहाँ पे TM है तो सभी TM है, फिर कुछ JT है, कुछ J जो है T है, और कुछ LM है, कुछ LM है। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट के आधार पे वेन डायग्राम। अब कह रहा है निष्कर्ष कि कोई भी JL नहीं है, कोई भी JL नहीं है, ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। कुछ TL है, कुछ TL है, तो यहाँ पे ये भी डायग्राम में नहीं दिख रहा था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसार नहीं करता। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है 25 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहले 12 संख्याओं का औसत 16 है तो 12 संख्याओं का औसत 16 है, तो 12 संख्याओं का जो है टोटल योग कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 16। फिर कहता है कि अंतिम 12 संख्याओं का औसत क्या है, 36 है, तो टोटल का क्या हो जाएगा 12 संख्याओं का टोटल, तो 12 गुना 36, यानी कि टोटल संख्या आपको 12 12 24 निकल गया, यानी कि एक संख्या बचा है, यानी कि 13वीं संख्या है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और यहाँ पे दिया गया है 25 संख्याओं का औसत 28 है, तो यानी कि टोटल हो जाएगा आपको 25 गुना 28, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके यानी कि 12 गुना 16 जोड़ 12 गुना 36,
को 25 गुना 28 का जो भी वैल्यू आएगा उसमें आप माइनस कर दिए तो 13वीं संख्या आपको निकल जाएगा। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से है। इसमें दिया गया है कि 6 आदमी और 12 लड़के एक काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 6 आदमी और 12 लड़के एक काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, तथा 8 आदमी और 5 लड़के इसे 6 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी और जो है 5 लड़के इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहता है यदि एक लड़के की दैनिक मजदूरी 30 रुपया है तो एक आदमी की दैनिक मजदूरी कितनी होगी। जो भी मजदूरी वेजेस मिलता है वो इफ़िशियंसी के आधार पे मिलता है, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर लीजिए कि जो लड़का और आदमी में क्या इफ़िशियंसी है। तो इसको जो है कंपैरिजन करने के लिए क्या कीजिएगा, तो ये आपका डे है, ये आपका इफ़िशियंसी है और ये आपका क्या है, डे है। तो वर्क बराबर क्या होगा, इफ़िशियंसी इंटू टाइम, क्योंकि दोनों केस में जो है वर्क समान रहेगा तो वर्क बराबर वर्क कर देते हैं। तो ये दोनों आप यहाँ पे 6m जोड़ 12b गुना 7d बराबर हो जाएगा 8m जोड़ 5b गुना 6d, तो बराबर कीजिएगा तो आपका यहाँ पे निकल जाएगा मैन और जो बॉय का एफिशिएंसी हो जाएगा, मैन और बॉय का एफिशिएंसी जो हो जाएगा आपको 9 बॉय बराबर 1 मैन हो जाएगा। तो इसीलिए जो है मैन का जो दैनिक मजदूरी हो जाएगा 9 गुना बॉय का मजदूरी कितना है, तो 30 है, तो 9 तिया 27, 270 हो जाएगा। वहाँ पे आप जो है मल्टीप्लाई करके जो भी होगा ये आपका आंसर निकल जाएगा। m बराबर 9 भी आएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद जो है हमको आदमी का दैनिक मजदूरी निकालना है, तो यहाँ पे जो है एक लड़के का दिया है दैनिक मजदूरी 30, तो उसका एफिशिएंसी जो है 9 गुना है आदमी का, तो यह 9 से मल्टीप्लाई करती है। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1774.5 रुपया में बेचने पर 2.5% की हानि होती है, तो 12% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो ये एसपी और सीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक वस्तु को 1774.5 रुपया में बेचने पर 2.5% की हानि होती है। तो मान लेते हैं कि सीपी जो है आपका 100 है, तो एसपी हो जाएगा आपका कितना, 2.5% की हानि पे बेचा है तो हो जाएगा आपका 97.5%। तो लेकिन हमको जो है 12% लाभ अर्जित करना है, तो लाभ जो होगा किस पे अर्जित होगा, सीपी पे अर्जित होगा, तो ये हो जाएगा 112%, यानी कि 112% का मान फाइंड करना है। तो यानी कि 97.5% का वैल्यू कितना है, यह 1774.5, तो 112% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि 112% का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1774.5 बटे 97.5, क्योंकि ये 97.5% बराबर 1774.5, तो इसलिए 112% बराबर, तो 1774.5 गुना बटे 97.5 गुना ये हो जाएगा 112, तो आपका टोटल हो जाएगा 2038.4 रुपया निकल जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन वेन आरेख पर आधारित है, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। कहता है दिए गए वेन आरेख के आधार पे कितने सिंह केवल पेड़ है, कितने सिंह केवल पेड़ है, तो देख सकते हैं सिंह जो है आपका रेक्टेंगुलर है और स्क्वायर जो है आपका कार है और ट्रायंगल आपका पेड़ है। तो कह रहा है कितने सिंह केवल पेड़ है, सिंह और पेड़ में रिलेशन को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 ही है जो कि सिंह और पेड़ के अंतर्गत आता है। इसमें आप देख सकते हैं 8 सिर्फ सिंह है, इसमें दो है तो 2 में आप कार भी आ जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, शिक्षक, वकील और चिकित्सक। इस तरह के क्वेश्चन जो रहता है कि नॉलेज बेस्ड रहता है, कि इसमें आप अगर आपको नॉलेज है रिलेटेड टर्म के आधार पे तो आपको क्वेश्चन को कंपैरिजन करने में आसानी होगा और आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो शिक्षक, वकील और चिकित्सक में क्या हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक जो होगा वो दोनों होगा, कुछ वकील भी शिक्षक हो सकते हैं, कुछ चिकित्सक भी शिक्षक हो सकते हैं, या तो कोई जो है चिकित्सक भी है, वकील भी है और शिक्षक भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन 90 नंबर है कि 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की और मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में। उसके बाद बी डी के बाईं ओर चौथा है, ए के बाईं ओर दूसरा है, सी के दाईं ओर कितने लड़के हैं। सिंपल है, अरेंजमेंट का है, हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे 5 लड़के एक पंक्ति में है और इसमें दिया गया बी डी के बाईं ओर चौथा है, तो बी जो है डी के बाईं ओर चौथा है, तो डी के बाईं ओर चौथा 1 2 3 4,
यहाँ पे हो जाएगा बी। उसके बाद फिर है ए ई के बाईं और दूसरा है, ए जो है ई के बाईं और दूसरा है, तो ई यहाँ पे रखेंगे तो ही ए यहाँ पे आएगा, इसके बाईं और तीसरा, एक और दो, बीच में कौन होगा, सी ही होगा। तो कहता है सी के दाईं और कितने लड़के हैं, सी के दाईं और कितने लड़के हैं, तो लड़के हैं, तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन भी ये क्या है, वर्टिकल अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दिया गया 6 नाटक है, ए बी सी डी तथा एफ को सोमवार से शनिवार तक एक सप्ताह में आयोजित किया जाना है। जैसे सोम है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, फिर शनि है। इस तरह से 6 दिन है। कह रहा है जरूरी नहीं किसी क्रम में। उसके बाद कह रहा है एक दिन केवल एक नाटक आयोजित किया जाना है। कह रहा है ए को सी से ठीक पहले आयोजित किया जाना है। यहाँ पे दे दिया गया है कि ए को जो है सी से पहले आयोजित किया जाना है, बी से पहले कोई नाटक आयोजित नहीं किया जाना है, तो इसका मतलब बी जो है यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद डी के बाद 4 नाटक आयोजित किए जाते हैं, डी के बाद जो है आपको 4 नाटक आयोजित किए जाते हैं, तो डी के बाद 4 नाटक आयोजित होगा, तो डी यहाँ पे रहेगा तो ही ना ये इसके बाद 4 नाटक आयोजित किया जाएगा, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है कि एफ को ई से ठीक पहले, यानी कि एफ को जो है ई से पहले आयोजित किया जाना है। फिर ई तथा ए के बीच कोई नाटक नहीं है, ई और ए के बीच जो है कोई नाटक नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए ई के बाद ए हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ई किस दिन आयोजित किया जाना है, तो यहाँ पे ये कहाँ पे बैठेगा, तो ये यहाँ पे बैठेगा, एफ ई ए, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ई किस दिन आयोजित किया जाना, तो ई जो है गुरुवार को आयोजित किया जाना है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है, रमेश नामक एक खुदरा विक्रेता एक माइक्रोवेव ओवन को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदता है और उसे 2970 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, रमेश नामक एक खुदरा विक्रेता एक माइक्रोवेव ओवन को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदता है और उसे 2970 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। छूट की राशि क्या है, तो मान लेते हैं कि MP यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्या है, 100 है, तो CP हो जाएगा कितना, 10% की छूट दिया तो 90 हो जाएगा, 90%, 90% हो गया, तो इसे जो है 10% की लाभ पर कमाता है, तो लाभ हो जाएगा, यानी कि इतना रुपया में बेचकर 10% का लाभ कमाया, तो 90 का 10% कितना हो जाएगा, 9, तो टोटल हो जाएगा आपको 99%, तो 99% बराबर हो जाएगा 2970, यानी कि 99% में बेचने पर ही क्या होता है, 2970 होता है। तो छूट की राशि क्या थी, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 3000 हो जाएगा, तो 3000 था MP, तो 10% इसका छूट दिया, तो 3000 का 10% मतलब 300 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा का 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्या में एक प्रश्न और 2 कथन है, 1 और 2 है, यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ये अल्फ़ाबेटिकल टर्म दिया गया है, अल्फ़ाबेट दिया गया है। इसमें कहा है कि x का मान फाइंड क्या हो गया, यहाँ पे दे दिया गया है कि A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ माइनस है, C का अर्थ भाग है, D का अर्थ गुना है। उसी तरह से दूसरा में भी दिया गया है, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे A B C और D के साइन को यहाँ पे पुट करके यहाँ पे x का मान फाइंड कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लास्ट वाला हो जाएगा। यदि प्रश्न का उत्तर कथन 1 या 2 में से किसी भी एक का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, यानी कि दोनों सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में RXL को 135 लिखा जाता है, तो AHC को 30 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में PIBS को किस प्रकार लिखा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन जो है अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन पे है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है, फिर यहाँ पे आपको अमाउंट भी दे दिया गया है, यानी मूलधन, और आपको टाइम भी दिया गया है। फिर कहता है कि 2 वर्ष के बाद ब्याज की दोगुना दर पर आधी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे रेट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यानी कि ब्याज जो होता है मूलधन माइनस मूलधन होता है, इन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा आपको 3458 हो जाएगा। तो ब्याज मेरा निकल गया, और आप जैसा कि जानते होंगे कि रेट बराबर क्या होता है, तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, तो यानी कि I गुना 100 बटे P गुना T। तो I का मान आपको दिया गया है 3458 गुना 100, P का मान कितना हो जाएगा 11400, गुना समय कितना दिया गया है 7/3 है, तो रेट जो है आपको इससे 13% निकल जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2 वर्ष के बाद, यानी कि T है आपको 2 साल,
और ब्याज की दोगुनी दर, तो रेट हो जाएगा 13% निकाले थे, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा 26%। आधी धनराशि यानी कि इसका आधा, यानी कि P बराबर हो जाएगा कितना, तो इसका आधा हो जाएगा आपका 5700। तो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, CI कितना होगा। तो 2 वर्ष के लिए डायरेक्ट फार्मूला सेट कर दीजिए। 2 वर्ष के लिए जो CI होता है वो क्या होता है, A प्लस बी प्लस AB बटा 100 पे भी सेट कर सकते हैं। तो जो रेट निकला है 26%, तो 26 प्लस 26 गुना 26 गुना 26 प्लस 26 प्लस 26 इंटू 26 बटा 100, यानी कि 26 26 52, ये 26 का स्क्वायर 576, हमें 100 से भाग दीजिए तो हो जाएगा आपको कितना 26 का स्क्वायर 676, 6.76, तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा आपको 58.76% CI। तो किसका, तो मूलधन का। तो मूलधन कितना है आपको, क्योंकि यहाँ पे मूलधन का आधा है, यानी कि 5700 गुना हो जाएगा आपका 58.76%। तो ये इसको सॉल्व कीजिए तो आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा 3349.32 रुपये। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है निकिता पोरवाल। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए ट्रायंगल से रिलेटेड है। इसमें दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज जो है ABC में AB बराबर BC, और एंगल A जो है 42 डिग्री है, और BD B का आंतरिक समद्विभाजक है, और DB को E तक इस तरह से बढ़ाया गया कि BE बराबर BC है। एंगल BEC की गणना करें। तो इसका अगर डायग्राम बनाइएगा तो ऐसे बनेगा, जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड बराबर हो। तो मान लेते हैं कि ये जो है मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है A B और C। फिर कहता है कि AB बराबर BC, AB बराबर BC, ये और ये साइड आपका बराबर है। एंगल A बराबर 42 डिग्री है, यहाँ पे 42 डिग्री है। कहता है कि B का आंतरिक समद्विभाजक है, यानी कि इंटरनल बाइसेक्टर है ये BD। फिर कहता है कि DB को E तक बढ़ाया गया, DB को E तक बढ़ाया गया, यानी कि यहाँ तक बढ़ा दिया गया है E तक। इस तरह से बढ़ाया गया कि BE बराबर BC हो जाता है। BE बराबर जो होगा BC होगा, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये ऐसे मिला देते हैं, तो इस तरह से आपका डायग्राम बना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड अगर बराबर है तो उससे रिलेटेड जो उसका एंगल भी क्या होगा, ये बराबर होगा। तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये भी 42 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 42 है तो ये भी 42। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल हो जाएगा 42 प्लस 42 84, तो ये 96 हो जाएगा। तो इसका आंतरिक समद्विभाजक है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 48। ये वाला एंगल 48 निकल गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 132 निकल गया। और तो ये और ये दोनों तो बराबर ही होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, उससे संबंधित जो भी साइड होगा ये बराबर होगा। तो बराबर होगा, तो ये इसका मान और इसका मान दोनों का, यानी एंगल E का मान एंगल C का मान दोनों का क्या होगा, एंगल का वैल्यू बराबर होगा। तो ये आपका 132 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 24, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। तो 180 में से 132 माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा आपको 48 हो जाएगा। तो 48 का आधा 24, तो एक एंगल 24 हो जाएगा, ये भी 24 और ये भी 24। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 24 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम NP बराबर NSPE निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1995। उसके बाद 100 नंबर ट्रिगोनोमेट्री से है। इसमें दिया गया है cos 3a बटा cos a माइनस sin 3a बटा sin a बटा 1 प्लस cos 2a का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे 1 प्लस cos 2a जो होता है उसका वैल्यू होता है क्या 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा। जैसे cos 3a बटा cos a है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos 3a बटा cos a माइनस sin 3a बटा sin a, इसके बटे में 1 प्लस cos 2a है। तो यहाँ पे हमको माइनस में इंडिकेट करना है, माइनस में निकालना है, सब दिया है, तो हम इसको जो है माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या माइनस sin 3a बटा sin a माइनस cos 3a बटा cos a हो जाएगा। उसके बटे में हो जाएगा 1 प्लस cos 2a, जैसा कि ये है आपका sin 3a बटा sin a माइनस cos 3a बटा cos a। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये एलसीएम हो जाएगा sin a इंटू cos a, तो ये हो जाएगा आपको ऊपर में sin
3a इंटू कॉस ए माइनस कॉस 3a इंटू साइन ए। तो ये जो है आपको फार्मूला पे सेट हो गया और उसके बटे में 1 प्लस कॉस 2a, तो 1 प्लस कॉस 2a मतलब यानी कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये ऊपर वाला भी फार्मूला पे रिलेटेड है, यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस बी इंटू साइन ए बराबर जो होता है साइन ए माइनस बी होता है। तो इस पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा माइनस साइन 3a माइनस ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए बटा 2 कॉस स्क्वायर ए। तो साइन जो है ये हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन 2a, तो माइनस साइन 2 थीटा बराबर यानी कि साइन 2 थीटा बराबर जो होता है आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो ऊपर में हो जाएगा आपका क्या, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बटा था क्या साइन ए इंटू कॉस ए बटा इसका 2 कॉस स्क्वायर ए। तो ये तो आपका कैंसिल ही हो गया, ये हो जाएगा आपका क्या, ये 2 कट गया, तो यानी कि 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, तो 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यानी कि 1 बटा कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा होता है, उसी आधार पे आप जो है माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि माइनस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये तो आपको 100 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन था, यहाँ पे हमने मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कशन किए। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में या अन्य टॉपिक पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।